नमस्कार दोस्तों। कल आपके सामने ये गणित के 15 प्रश्न पोस्ट किए थे प्रैक्टिस पेपर बनाकर। आपने उन प्रश्नों को पढ़ा, हल किया होगा। आज बच्चों अपन इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, आप पहला प्रश्न क्या था। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं क्रमशः DEF है, निम्न में से कौन सा सत्य है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ABC के बराबर है, या उसका आधा है, या उसका 1/3 है, या उसका 1/4 है। ये ऑप्शन फिगर बच्चों आपको याद रहेंगे। मैं यहाँ आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, ये कोई आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। AB का है D, BC का है E और AC का है F। तो इस प्रकार से आपके सामने ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपको ये वाला ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, पूरे त्रिभुज का कितना होगा। तो दोस्तों, जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से 4 बराबर भाग दोस्तों? ये पहला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। तो ये 4 लिख दिया गिनती में, लेकिन ये चारों बराबर भागों में विभाजित हो गया। समझ में आई दोस्तों? तो ये पूरे 4 में से एक भाग किसका है? DEF का। तो यहाँ आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बच्चों ये साइन होता है एरिया का, इजिकल टू ABC के अंदर आप डिवाइड करेंगे 4 का, तो इजिकल टू आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। मतलब इसका आंसर फिगर क्या था आपके पास? D वाला। जो त्रिभुज ABC का पूरा एरिया था, मध्य बिंदु मिलाने से बच्चों वो 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, और उन 4 में से एक किसका है जो पूछा गया है आपके पास? DF का, ये वाला। तो 4 में से एक किसका? ट्राइंगल ABC का। ओके बच्चों, यदि आपसे यहाँ कोई से भी 2 ट्राइंगल का पूछ लेता कि ये ट्राइंगल आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, यहाँ पर किन्हीं 2 को लेने पर क्वाड्रिलेटरल DEF का एरिया क्या होगा? तो देखो, DEF में 2 ट्राइंगल आ गए आपके पास, तो 1/2 किसका? ट्राइंगल ABC का हो जाता है। समझ में आई? देखिए, इसको अपन हटा देते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा वाला प्रश्न है, किसी आयत चित्र में से आयत की ऊंचाई दर्शाती है। देखिए दोस्तों, आयत चित्र अर्थात क्या हुआ? जो आप वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ आपके पास कुछ भी आप वर्ग अंतराल ले लेते हैं, यहाँ उसकी आवृत्ति ले लेते हैं, तो ये आपके पास इस प्रकार से ये आयत चित्र बनते हैं। तो आपसे पूछा किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई, मतलब ये इसकी हाइट यहाँ पर है, ये इसकी क्या दर्शाती है? तो दोस्तों, उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है आयत चित्र की ऊंचाई। ठीक है बच्चों। तो दूसरे वाले का क्या जाएगा? A। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? तो बच्चों, ये सांख्यिकी का प्रश्न है। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षण मतलब ऑब्जेक्ट, उसका अंतर क्या कहलाता है? उसका परिसर। तो कौन सा आएगा आंसर इसमें? C। फिर आपके पास देखिए, ये आपके पास 3, 4, 5 ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, एक रचनात्मक कक्षा में गणित के शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, क्या है यहाँ पर? विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना चाहिए। यस, इट्स राइट, करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर नहीं है बच्चों। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, रटाना तो बिल्कुल है ही नहीं बच्चों को। तो आपका आंसर ये वाला होगा। सही आंसर क्या होगा? B वाला। लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमको तो देखना है कि प्रैक्टिस पेपर में चारों ऑप्शन फिगर के अर्थ भी निकालना आना चाहिए। उसी से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़ेगा बच्चों। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो,
उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिए जाए हर प्रॉब्लम्स का कि वो अपने आप में सक्षम हो जाए किसी भी हल को ढूंढने के लिए, तो आपके पास ये भी उसको करना चाहिए। यहाँ आपसे पूछा क्या नहीं करना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। तो आपके पास सी वाला भी होना ही चाहिए। डी वाला क्या है, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना चाहिए। बिल्कुल यस, इट इज़ राइट, ये बना देना चाहिए। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला, रटने के लिए, ना सिर्फ गणित बल्कि कोई सा भी विषय रटने के लिए प्रवृत्त नहीं कराना है। 5वां प्रश्न, किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए। आप शिक्षक बनने वाले हो, भावी शिक्षक हो आप सभी लोग, तो किसी विद्यार्थी में आपको क्या आंकना चाहिए। चूंकि ये गणित का लेक्चर चल रहा है, आपके पास गणित का पेपर है, गणित का सब्जेक्ट है, तो आपको क्या आंकना चाहिए, उसका गणितीय संप्रेषण, उसकी गणितीय कॉम्प्रिहेंशन, उनकी गणितीय स्किल कैसी है, वो आंकना चाहिए। अब देखिए, आप बिना समझे रटने की क्षमता, इट्स नॉट, थिंक ऑफ मेथड, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अरे सुनने दो उसको, जैसा सुनता है वो, उसको सुनना से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आ रही, क्या कर लोगे आप, ऐसा। अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने, ये भी एक आंसर हो सकता था बच्चों, लेकिन ये वाला इसका सही आंसर है। ये क्यों हो सकता था कि आपको ये पता चलना चाहिए क्लास के अंदर 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं, किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है, किन को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, किन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आप एक माइंड सेटअप होना चाहिए टीचर का भी कि उस प्रत्येक अमुक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा है। तो बच्चों, ये शिक्षकों की ही जिम्मेदारी है कि यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, और उसका हल का उसका उपाय करे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, 6th वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही साधारण सा इसका फॉर्मूला है। आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये याद रखना है खाली। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूले में उसको ऐड कर देना है। तो आपका 6th वाला क्वेश्चन क्या है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग क्या बोला था मैंने आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 लगाइए और इसके साथ इंटू लगा दीजिए n-2। यहाँ n क्या आ जाएगा, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। समझ रहे ना बच्चे आप, त्रिभुज की बहुभुज की त्रिभुज का बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ऐसी कोई सी भी आकृति जिसमें 3 या उससे अधिक भुजाएं होती हैं वह बहुभुज कहलाती है। तो आपके पास यहाँ क्या था, पंचभुज, मतलब आपके पास इसके अंदर यहाँ आपको n बराबर था 5, तो यहाँ n बराबर 5 रख देंगे तो 5 - 2 × 180 कितना बचा, 3 × 180 बराबर 18 × 54 540 डिग्री। तो इसका ऑप्शन फिगर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अब बच्चों इसी के अंदर एक और चीज़ समझ लो, यदि आपसे बोले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो यहाँ आपको बहुभुज की जगह अगला वाला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ आएगा, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। किसका, प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये क्या होगा। तो ये याद हो गया ना बच्चों आपको, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n। देखो n क्या है, भुजाओं की संख्या। यहाँ आपके पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यदि आप ट्राइंगल ले लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल या रेगुलर ट्राइंगल, तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 3 - 2 × 180 कितना आ गया इसका सम, 180 डिग्री। ये याद है आपको, इट्स हैविंग 3 साइड्स। तो ईच एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों, 180/3, 3 से 18, 60 डिग्री का आ जाएगा। तो त्रिभुज के प्रत्येक, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। देखिए अब आपके पास आता है प्रश्न नंबर 7।
यदि अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटा दिए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, जैसे आपके पास किसी इसका एक मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया यहाँ 110, 108, 107, 106 और 100, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना बच्चों। इट इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इससे, ये इससे ग्रेटर देन, ये इससे ग्रेटर देन। तो कितने नंबर होगा देखिए 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास इन सबको आप यदि ऐड करेंगे तो इसका आपको जो है यहाँ आपके पास कहीं आकर के क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा, माध्यिका मिलेगी। तो इनने क्या बोला, सबसे चरम मतलब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला हटा लिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए माध्य एवं माध्यिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे चरम सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला हटा दिया तो उन दो ही का एवरेज जो था उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो आना है उसका माध्यिका जो थी वो की वही रहेगी। तो माध्यिका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पास इफेक्ट काय पे पड़ेगा, माध्य एवं बहुलक पर। देखिए यहाँ पर भी माध्यिका है तो माध्यिका आएगा ही नहीं, यहाँ भी माध्यिका नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो बचा माध्य एवं बहुलक। ये हमने बताया था आपको कि आपको जो है थोड़ी सी भी गणित आती है, नंबर से खेलना आता है तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास, ये इसका एग्जाम्पल था। अगला प्रश्न आपके पास जो है बच्चों वो प्रश्न है कि भाई किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या तो 4 है और संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो देखो बच्चों 2 या 2 से अधिक अंकों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या उन दी हुई संख्याओं का एलसीएम होती है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो आपको सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 and 4 = 12। दो लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 और 4 लगातार थी और आपसे क्या बोला है इसने कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो 3 और 4 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी, उनका एलसीएम क्या आपके पास 12। अब देखिए यहाँ पर आपसे भाग देने के नियम में ये सम संख्या है 12, मतलब उस संख्या में आप 12 का भाग जाना चाहिए। 3 और 4 का अलग अलग भाग जाए मतलब उसमें 12 का भाग जाए। तो 12 से भाग जाने का नियम क्या है, देखिए उस संख्या में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए, उस संख्या में 4 का भी जाना चाहिए। तो 12 से किसी भी सम संख्या ही विभाजित होती है। तो आपको बिगर किसी सोच विचार के ये यहाँ इसको हटा देंगे आप 333 को। 44 को क्यों हटा दोगे, क्योंकि इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। 3 से भाग देने का नियम क्या है कि उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो इसके अंकों का योग तो 4 4 8 हो रहा है। फिर आपके पास 444 और 4444, 4444 के अंकों का योग करते हैं तो 16 आता है, इसमें 3 का भाग जाता नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 444। देखिए 4 4 4 में 12 से डिवाइड करके 4 3 जा 36, कितना बचा है यहाँ पर आपके पास 8, 4 7 जा 84, 12 7 जा 84। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 444। अगला वाला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया हुआ है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो संख्या का 1/4 ज्ञात करना है। तो अपन ने वो संख्या मान ली बच्चों 9th वाला क्वेश्चन n, उसके 3/4 का 2/3 बराबर है किसके 24 के 24, जैसा बोला अपन ने गणित में लिख दिया। तो देखिए इस 3 से 3 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 तो n/2 = 24। तो n बराबर कितना होगा 42 जा 24 जा 48। और आपका आंसर क्या होगा, आंसर मोड में लेके आने के लिए 48 का 1/4 निकालना है आपको = 12। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास, बी वाला आंसर फिगर। ओके बच्चों, फिर आपके पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की बात की रहा है। 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालिए, या तो इसे दे दिया जाएगा या तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों बहुत ही आसान है, जरा सी छोटी सी ट्रिक ज्ञात कर लीजिए आप। इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना हो 7 हो। तो 5 दूनी 10 कितना हुआ 5/2 10। आप 5 और 2 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यदि माइनस होता तो माइनस लगा देते। इन दोनों पे अलग अलग आप रूट लगा दीजिए। तो कितना हो गया √5 + √2। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर फिगर, सी हो जाएगा।
ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों 11वां प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय क्या है। तो देखिए बच्चों, सभी जनों ने हमने 10वीं तक विज्ञान अनिवार्यता पढ़ी है और ये प्रश्न आपके पास सांख्यिकी की बात कर रहा है, स्टैटिक्स की बात कर रहा है। लाप्लास जी को आपने विज्ञान में देखा होगा, गाउस को देखा होगा और न्यूटन को तो सभी जने जानते हैं जिनने विज्ञान नहीं पढ़ी है। तो बचे कौन? आर ए फिशर। इन्होंने दिया इस नियम को स्टैटिक्स का। सवाल नंबर 12, किस संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है। अपन ने मान लिया वह संख्या n है, तो n का 60% कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 60/100 इंटू 3/5, वो किसके बराबर है बच्चों, 36। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, n की। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको आप 3 से 12 टाइम काट दीजिए 36 को, 20 से काट दीजिए, 20 से 60, 20 500, 3 से इधर काट दीजिए आप, 3 4 जा 12, कितना बचा, n/5 × 5 25 = 4। तो n बराबर कितना हो गया, 5 × 4 100। ओके, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे पाई क्या है, पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो बच्चों 22/7 तो एक पूर्णांक संख्या नहीं है ना, डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये ऑप्शन फिगर नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या की बात बोल दी गई, तो अभाज्य संख्या भी क्या होती है, आपको पूर्णांक के अंदर से अभाज्य संख्या निकालनी होती है। तो अभाज्य संख्या भी है क्या, ये भी निकाल दिया गया। प्राइम नंबर्स नहीं था ये, ठीक है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स के लिए कोई नंबर रेशनल होगा a/b की फॉर्म में, वेयर एंड b बिलोंग्स टू एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स अ रेशनल नंबर। ओके, तो 22/7 रेशनल नंबर मिला आपको, है ना, पता चला ये क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन नहीं दोस्तों, 22/7 एक इरेशनल नंबर है। कौन सा इरेशनल नंबर है, 22/7 पाई की वैल्यू, पाई की फॉर्म में जब इसको लिखा जाता है तो यह अपरिमेय हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यह नॉन टर्मिनेटिंग डिस्टिंक्ट नंबर है। 3.1432, मतलब वहाँ उसके अंदर किसी भी नंबर का एक सेट नहीं बन पाता है जिससे रिपीट हो सके, इसलिए क्या है, आपके पास अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करने के लिए आता था, सिद्ध कीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। 14th वाला क्वेश्चन बच्चों, a/3 b/4 और c/7 आपस में बराबर है, तो आपको a + b + c/c की वैल्यू याद करनी है। देखिए आप a, b और c जो गिवन है उन सबके ऊपर इनकी पावर सेम है, 1 1 1, और जो पूछा हुआ है उसमें भी सबकी पावर 1, डिवाइडेड बाय c उसकी भी पावर 1। तो ऐसी कंडीशन होने के कारण बच्चों आप a/3 रख दीजिए, a की जगह 3 रख दीजिए, b की जगह 4 रख दीजिए, a, b और c की जगह 7 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय c की जगह कितना रखना आपको, 7। तो कितना हुआ, 4 7 11 3, 14/7, 7 2 टाइम्स 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके पास इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों इकाई का अंक याद करने के लिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप खाली इसमें इकाई का अंक लीजिए, 8, इसमें 6, इसमें 9, इसमें से 2, बरोबर। 8 × 6 48 होता है, इसमें से वापस आप यूनिट डिजिट 8 लीजिए, और 8 9 72 की 2, इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2 दूनी 4। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा आपका, 4, ऑप्शन फिगर डी। बात समझ में आई ना बच्चों। मुझे ऐसा लगा कि आप में से किसी को समझ में नहीं आए तो वापस से लिख देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं 8 × 6 × 9 × 2, इस 8 का इस 6 में गुणा कीजिए आप, 8 6 48, इसकी 8 लीजिए, फिर 8 में इस 9 का मल्टीप्लाई किया, 8 9 72, इसकी 2 लीजिए, फिर इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4। हर बार आपको इकाई के अंक ही लेने हैं, समझ में आई बच्चों। तो
तो ये आपके पास 15 कल के प्रश्नों का उत्तर था। आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट कीजिए हमें, जहाँ प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट कीजिए बच्चों, हम आपका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। आपने अभी तक अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।